Good afternoon, everyone. As ma'am gave us for introduction, I am Pritam Chorgade, and I am alumni of BFM. थोड़ा दुख हो रहा है बोल के क्या दुख इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्लास में रहूँ मैम के साथ और मतलब मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, इससे थोड़ा दुख लगा. बट एज एन alumni, I am so proud of it. And so I'm also a former president of Financial Market Association. Recently, I have resigned, and he's Kaivalya Yadav. Hello everyone, I am Kaivalya Yadav and I am the alumni of BFM, as he said. तो मैं अभी ऑब्वियसली फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ FMA का. FMA पता है आप सबको क्या है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट्स एसोसिएशन. सो हम उसके बारे में भी अपन को एक ब्रीफ देंगे सबको, ठीक है? तो अभी आज का सेशन किस पे है? पर्सपेक्टिव ऑन प्रॉस्पेक्ट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स. सो आप सब लोग अभी कॉलेज से आ गए हो, जूनियर कॉलेज से. सो यहाँ पे आने का आपका मोटिवेशन क्या था कि BFM क्यों ले भाई? सबसे पहले यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने BFM इसलिए लिया क्योंकि बाकी कहीं पे लगा नहीं? फर्स्ट बेंचर. और कोई नहीं है? गुड सुन के अच्छा लगा. हमारे क्लास में सब लोग ऐसे ही थे इसलिए कुछ को छोड़ के. हाँ, हम जैसों को छोड़ के हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा था, ठीक है? सो प्रीतम मुझे लगता है वैसे मुझे मैम ने बोला था यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस है, तो मैं बस यही पूछूंगा कि साइंस और कॉमर्स से कितना है? तो साइंस वाले कौन है? साइंस के कितने लोग कम है. नाइस. और कॉमर्स तो ऑब्वियसली फिर बाकी मेजॉरिटी कॉमर्स ही है, राइट? यस. सो हम लोग मार्केट में मतलब फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट में 2019 से ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉपरली. एंड वहाँ से अब तक हम लोगों ने ऐसा एक भी दिन रहा नहीं है कि जिस दिन हमने एटलीस्ट मार्केट देखा ना हो. भले ट्रेड लिया ना हो वो बात अलग है, बट एटलीस्ट मार्केट देख के एनालाइज करके वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन ड्यूरिंग आवर BFM जर्नी हमने कम से कम 1000 प्लस स्टूडेंट्स 1000 प्लस स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट के बारे में एंड ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे सेशंस लिए अपने कॉलेज में ही. सो ये हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया एंड थैंक्स टू मैम फॉर कॉलिंग अस. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सीधा. या सो उसके पहले हम एक शॉर्ट में एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि हमारा क्या था, हमने BFM क्यों लिया. सो सबसे पहले CFA पता है आपको क्या है? CFA सुना होगा भाई, BFM कर रहे हो सबको पता ही होना चाहिए. तो 2019 का टाइम है, मुझे 12th में साइंस में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? पूरा इंटरेस्ट मेरा स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो गया. तो मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, PCM, ठीक है? तो सबसे पहले डरो मत, जो साइंस वाला है बिल्कुल चिंदी चीज़ है, कुछ भी नहीं है. देखो जो साइंस में सिखाते हैं ना उसका पूरा ऑपोजिट है यहाँ पे, उसका टेंशन नहीं लेना. और जो कॉमर्स के लोग हैं 80% लोग भूल जाते हैं क्या था कॉमर्स में, ठीक है? तो BFM में आई थिंक 1-2 सब्जेक्ट्स है जो कॉमर्स से रिलेटेड है. बाकी सब्जेक्ट्स आई थिंक कोर फाइनेंस के बारे में होने वाला है, स्टॉक मार्केट के बारे में, और बहुत सारे डिफरेंट मार्केट्स जो डेरिवेटिव मार्केट हम देखते हैं, डेरिवेटिव फॉरेक्स एंड कमोडिटी, ये सब मार्केट्स के बारे में हम जानने वाले हैं इस सब्जेक्ट में. सो मुझे CFA करना था भाई. CFA एक डिग्री है जिसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे आज. तो वो करने के लिए मुझे एक इंजीनियरिंग तो ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है? साइंस वाला बंदा हो, तो इसलिए BCom मैंने सोचा, और BCom में BFM स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स. तो ये ऐसा डिग्री है जिसका सिलेबस ना CFA का ऑलमोस्ट सिमिलर है. डिफरेंस बस इतना है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो CFA की हाई रहती है बहुत ज़्यादा. तो अभी यही मेरा मोटिवेशन था. तो आप में से कुछ लोग बता सकते हो क्या कि BFM क्यों लिया स्पेसिफिकली आपने? शॉर्ट में बता दो भाई, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. CFA भी कर रहे हो? सही है भाई. कितने लोग CFA सोच रहे करने का? CFA CA साइंस वाले भी सोच रहे हैं, क्या बात है. नाइस. बहुत हो गया है. तो BFM में मज़ा आने वाला है. देखो डिफ़िकल्टी कम है यहाँ पे बहुत. सो आप ये मत सोचना ये हो गया सब कुछ हो गया, बट मज़ा आने वाला है, ठीक है? सो एक्सपीरियंस बता दे. मेरा BFM लेने का मतलब यही था कि मैं 2019 में जब मैंने मार्केट में एंटर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन करके मतलब नहीं है. अगर मुझे फॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट में जाना है तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ कोर्स देखना पड़ेगा. जैसे किसने बोला कि हमें CFA भी करना है, CFA के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है. तो उसके लिए मैं सोचा कि क्या मिलेगा, ऐसा कोई कोर्स है क्या जो फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशलाइजेशन हमें दे सके. तो मुझे फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे BFM मिला. फिर BFM कंप्लीट किया. उसके बाद आई एम करेंटली इनटू MSc इन फाइनेंस, जो मोस्टली फोकस्ड है फिनटेक के ऊपर. एंड आप सबको मैं बताती हूँ, बहुत खुश हूँ कि आगे चल के दुनिया में मोस्टली फिनटेक का वर्ल्ड आने वाला है. मोस्टली AI, डेटा एनालिटिक्स, फिर ब्लॉकचेन, ये सब का. तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिलेगा. राइट. सो अभी सबको पता है AI आ चुका है भाई सारी जगह 3 साल से. तो अभी AI सारे के सारे जॉब्स खा रहा है. तो आपको ऐसा नहीं चलेगा कि एक करियर पकड़ लिया और वो पूरे लाइफ करते बैठोगे. करियर्स अभी शिफ्ट होने वाले हैं.
ये वो ज़माना गया कि एक एजुकेशन कर दिया फिर पूरे लाइफ वही काम आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आपका करियर क्या होने वाला है। हम एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि कोई भी करियर 10 साल से ज़्यादा नहीं टिकने वाला। आपको एक तो उसी फील्ड में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, खुद को अपडेट करना पड़ेगा या फिर स्विच करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ऑप्शंस क्या है। जैसे प्रीतम ने बोला कि फिनटेक अभी बहुत स्काई रॉकेट कर रहा है, तो फाइनेंस को टेक के साथ जोड़ दो भाई, क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे कि एआई की वजह से हमारे जॉब चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जॉब उनके रहेंगे जो एआई को साथ में लेके चल रहे हैं, जो नहीं ले रहे वो उनके जॉब जाएंगे। सो हमें उनको साथ में लेके चलना है, उसके बारे में पढ़ना है। सो हम सिर्फ एआई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली नहीं। तो हम वो मोस्टली बताएंगे कि आपको कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, आपको बीएफएम में क्या क्या करना चाहिए, कौन से एसोसिएशन जो अच्छे हैं यहाँ पे मैं वो सजेस्ट करूँगा थोड़े बहुत। एंड फिर आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले आप ये टॉप क्लास जो करियर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। किसी को जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? 1 2 3 ओके। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है बेसिकली? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट अरेंजिंग फाइनेंसेस, मैनेजिंग फाइनेंसेस टॉप लेवल कंपनीज़ के, राइट? मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब के डील कराना, और इसमें वो हाई क्लास फीस चार्ज करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मोस्टली हम जब फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री करते हैं तो टॉप मोस्ट गोल होता है, बट इसका एज सच कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है जो हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको नेटवर्किंग की। आपके जितने ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे, आपके जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, राइट? सो आपको बीएफएम, मुझे खुद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो मैंने बीएफएम से क्या सीखा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेटवर्किंग करना। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स से ज़्यादा मेरे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, सच बताओ तो। उससे ज़्यादा फिर वहाँ से हमारा लीडरशिप क्वालिटी, कि आप कैसे एक टीम को मैनेज कर पाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अब जैसे सीएफए हो गया, या फिर सीए हो गया, या फिर सीआरएम हो गया, ये ऐसे ऐसे एफआरएम हो गया, ऐसे ऐसे कोर्सेज हम कर सकते हैं टू गो टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। असेट मैनेजमेंट ये इज़ मोर ऑफ लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट इसमें आता है हम असेट मैनेजमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े फर्म्स के, प्राइवेट इक्विटीज़, वेंचर कैपिटल, उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज़ ऑल अबाउट असेट मैनेजमेंट कंपनी। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी। कोई पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करता है खुद का? खुद के फाइनेंस तो मैनेज करते ही होंगे, घर के करते हैं? दैट्स वेरी गुड, क्योंकि अगर हम कॉमर्स में आए हैं, फाइनेंशियल मार्केट में आए, तो सबसे पहले हमें खुद के फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस इज़ वन थिंग जो सभी फाइनेंशियल मार्केट स्टूडेंट को आना ही चाहिए, चाहे फिर वो स्टार्टिंग फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट, उसके साथ में इंश्योरेंस, फिर उसके साथ हमारे जो अलग अलग वेरियस गोल्स को ट्रैक करना, और इसके साथ जो हमारे जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वो फोकस है एफडीज़ के ऊपर, या फिर जो एकदम ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एफडी हो गया, फिर अपना फंड्स जो डेट मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको चाहिए क्या? सिक्योरिटी चाहिए। बट जब हम फाइनेंशियल मार्केट में आगे पढ़ेंगे कि ये जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो भी है, इसमें क्या है, हमें रिस्क तो है बट बेटर रिटर्न भी है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम सोचें तो यहाँ पे इतना भी रिस्क नहीं है जो हम जितना लोग सोचते हैं, राइट? तो ये हो गया पर्सनल फाइनेंस के बारे में। बट हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, हम दूसरों के फाइनेंसेस को मैनेज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े बड़े जो HNIs है, हाई नेट इंडिविजुअल्स, फिर अलग अलग कंपनीज है, उसके फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आएगा? उनके गोल्स को ट्रैक करना, उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस देना कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, कौन सा लोन लेना एक्चुअली अच्छा है। आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि लोन लेना अच्छी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ 2 लोन आप कभी भी ले सकते हो। पहला तो हो गया आपका एजुकेशन लोन, सेकंड हो गया आपका पर्सनल लोन। नहीं, पर्सनल लोन कभी मत लेना, मेरे हिसाब से तो कभी लेना नहीं चाहिए। एजुकेशन लोन में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जब आप जॉब करोगे तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा ATE के अंदर, राइट? और आप जब इंश्योरेंस में या अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टैक्स पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे तो उस हिसाब से आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज। यहाँ पे बहुत कम लोग जो ट्रेडर्स हैं, तो ये फुल टाइम ब्रोकरेज, फुल टाइम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, कि आप कोई होता है जिसको जॉब नहीं करना या किसी को बिजनेस नहीं करना, बस नॉर्मल फुल टाइम ट्रेडर बनना है, कैवले साहब। तो हम एक अच्छा सेटअप करके खुद का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 9:15 to 3:30 बैठना है, ट्रेड्स लेना है, बस हो गया आपका काम। बट इसके साथ साथ आपको खुद के इन्वेस्टमेंट भी मैनेज करना है। ब्रोकिंग फर्म्स जो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस भी आ सकता है, कि हम दूसरों के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं और उससे फिर ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। तो ये होगी कुछ 4
जो बेसिक क्राइटेरियाज और क्या बोल सकते हैं बेसिक प्रॉस्पेक्ट्स जो आप BFM के बाद आगे जा सकते हो। फिर आ गया रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली यस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से होता नहीं है, राइट। इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, उसको रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें प्रॉपर हर इन्वेस्टमेंट का, हम हर ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो ट्रेडर होंगे वो समझ सकते होंगे कि आपका स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है, राइट। तो वैसे ही हमारा रिस्क को मैनेजमेंट करना, अपने कैपिटल को बचा के रखना। अगर मैं बताऊँ कि आपको मार्केट में रहना है तो हमें सबसे पहले सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। आप मार्केट में मान लो एक साथ पूरा कैपिटल डाल दोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे? अगर वो कैपिटल डूब गया तो ऑफकोर्स नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा कैपिटल इस हिसाब से अलोकेट करना होगा कि आप बने भी रहो और साथ में खेल भी पाओ, राइट। तो अब जैसे क्रिकेट में होता है, अगर आपको विकेट चला गया तो आप तो गेम में ही नहीं रहो, राइट। तो आपको बस विकेट बचाना है और साथ में बस जैसे ही मौका आया चौका छक्का। कॉर्पोरेट फाइनेंस में मोस्टली हम कंपनीज के फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। जैसे CS हो गया, CA हो गया। ये लोग क्या करते हैं आगे चल के, जैसे मैं खुद CA कर रहा हूँ, तो हम कंपनीज़ के असेट्स, उनके लाइबिलिटीज़, उनके हर चीज़ को मैनेज करते हैं। मोस्टली उनको फाइनेंशियल एडवाइजरीज देते हैं, उनके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को ये चेक करते हैं कि क्या क्या सही है क्या गलत है, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड मैनेजिंग और बजटिंग देयर फाइनेंसेस। सो अभी आपने देखा, प्रीतम ने बोला कितने सारे फील्ड्स ओपन है आपके लिए। तो ये एक टॉप फील्ड्स हमने निकाले, इसके अलावा और बहुत सेक्शंस है, बहुत फील्ड्स है देखो। बट अभी इसमें घुसने के लिए आपको क्या करना है वो अभी देखते हैं कि आगे आके अपन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले CFA आपको पता ही होगा सबको क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, एक छोटा ब्रीफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसमें 3 लेवल्स होते हैं, 1 to 3। तो आपको ये तो आप SY में दे सकते हो, आपके कॉलेज में अभी नेक्स्ट ईयर SY में जाओगे, आप एप्लीकेशन भर के एग्ज़ाम देने जा सकते हो सीधे। बट वो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको थोड़ा प्रेशर आएगा और मे भी किसी को मैनेज नहीं हो पाए, तो जनरली ग्रेजुएशन के बाद सोच सकते हो आप, या फिर कभी भी आपके लाइफ में करना होगा, यू कैन डू CFA। इसका बेनिफिट क्या है? जो भी टॉप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट, जो भी फील्ड्स प्रीतम ने बताई, इन फील्ड्स में घुसने के लिए, ऐसा जॉब करने के लिए आपको CFA का डेफिनेटली बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिग्री नहीं है। दिस इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। कोई भी आपको बंदा दिखेगा ना जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, ये CFA निकलेगा ही डेफिनेटली। तो इसको करने के जो सिलेबस है इसका, वो BFM के सिमिलर ही है, बट डिफ़िकल्टी बहुत हाई है। तो आप जो भी अभी पढ़ोगे 3 साल में, यहाँ पे आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। और आपके जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें लेवल 1 में, और वो आपकी चॉइस होती है आगे कैसे करना है, लेवल 2 में, लेवल 3 में, उसका वेटेज होता है अलग अलग सब्जेक्ट का। बट ओवरऑल सिलेबस जो है BFM की तरह ही होता है। सो अगर आप कर ही रहे हो तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका फीस जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको श्योर होना, आप बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आप CFA में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो, फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तभी आप इसको एक शॉट दे सकते हो। और अगर आप श्योर नहीं हो तो क्या करना है, मैं बस बताता हूँ आपको इस वीडियो में, इस सेमिनार में। तो ये तो CFA हो गया। इसके बारे में कुछ डाउट होगा, अपन सेशन के एंड में आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट CA, प्रीतम कर रहा है CA, सबको पता है भाई। इंटरमीडिएट एंड फाइनल आपको देना है, तो आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए? अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, GST, ये सब आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है वो प्रीतम आपको अच्छे से बता पाएगा। CA में सबको, जैसे CFA में होता है 3 लेवल होता है। CPT जो अभी फाउंडेशन हो चुका है, इंटरमीडिएट, और फिर CA फाइनल। CPT में मोस्टली 2 ग्रुप होते हैं, फाउंडेशन में 2 ग्रुप जो मैंने बोला, और इंटर में 2 ग्रुप और फाइनल में 2 ग्रुप। अभी तो कोर्स बहुत चेंज हो चुका है, पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, इंटर में 8 सब्जेक्ट होते थे, फाइनल में अभी तो 7-6 कुछ ऐसे कर दिया। एंड साथ में CA में हमें ऐसा एक CA एक्चुअली एक कोई डिग्री नहीं है, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। एक पूरा कोर्स है जो आपको पूरा निचोड़ के रख देगा, बट आज साथ में आप एक ऐसा इंसान बन जाओगे जो आप किसी को भी मात दे सकते हो। आपको जो आर्टिकलशिप जो कंपलसरी है, पहले 3 साल थी, अभी शायद 2 साल हो चुकी है, तो वो आर्टिकलशिप में आप एक्चुअली CA के अंडर काम करते हो। तो जो CA काम करता है वो काम आप पूरा पहले ही कर लेते हो, CA बनने के पहले ही, बट आपको बस साइन की ज़रूरत है, जो साइन आपको मिलेगा CA फाइनल पास होने के बाद। तो ये हो गया CA के बारे में। CA में पैसे आपको बहुत कम लगेंगे, जैसे CFA के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/3 लगता है। पूरा CA मिला के मैं बता दूँ आपको 1 लाख के अंदर हो जाएगा, अगर आप क्लासेस नहीं लगा रहे हो। अगर क्लासेस लगा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट कंपेरेटिवली CA इज़ फार मोर चीपर दैन CFA। बट डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कैसा है,
इसमें ओवरऑल नॉलेज मिलता है। CF इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट एंड थिंग, बट इसमें आपको अकाउंटिंग, उसके साथ टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड इसमें वेरियस कंप्लायंसेस जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। नया अमेंडमेंट आ गया, नया बजट आ गया, कुछ भी आ गया, नया रूलिंग ला लिया गवर्नमेंट ने, कुछ भी आ गया, आपको बस नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको वही देना है। तो ये थोड़ा उस वजह से टफ है ज़्यादा, बट CA इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफेशनल डिग्री जो आप कर सकते हो। और एक मेजर डिफरेंस CFA और CA में ये है कि CFA ग्लोबल डिग्री है, या CA इज इंडिया, सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है। CFA अगर आप करते हो कहीं पे किधर भी आप जॉब ले सकते हो, डेफिनेटली कॉलेज अगर आपका फॉरेन में तो एडवांटेज होगा ही, बट ग्लोबली आपको रिकॉग्निशन CFA में मिलता है। थर्ड इज CFP, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सुना ही होगा, ठीक है, जो लोग दूसरे क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है स्पेसिफिकली CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये ऐसा कोर्स है जो CFA CA से बहुत ईजी है, बट इसको करने के लिए आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग में होना चाहिए। एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। देन MBA, भाई सबको पता है MBA क्या होता है, इसमें क्या बताऊँ, बट MBA का पॉइंट क्या है कि आपको अच्छे कॉलेज से करना होता है। तो कॉलेज में फीस कितनी होती है वो क्या बताओ भाई, सबको पता ही होगा। कोई भी कॉलेज पकड़ लो 2-3 लाख से कम नहीं मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, UK, अमेरिका, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा महंगा रहता है, बट आपकी चॉइस है। एक अच्छा कॉलेज अगर आप पकड़ते हो उसमें CAT देना पड़ता है आपको, CMAT देना पड़ता है MBA में एडमिशन देने के लिए। तो MBA इज़ वेरी एडवांस डिग्री, बट प्रॉब्लम क्या हो चुका है, बहुत सारे छोटे कॉलेजेस में से लोग MBA करके आते हैं और जॉब ही नहीं मिलता। तो इसमें मत फंस जाना, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट MBA। देन FRM, सो रिस्क मैनेजमेंट जो फील्ड सुनी थी आपने, इस फील्ड में अगर आपको जाना है आपको ये सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा FRM का। सो ये गार्प करता है ये इसका मैनेजमेंट सब कुछ। सो इसमें आपको एज अ रिस्क मैनेजर आप इस कोर्स को ट्राई कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में है। देखो कंपनीज जो होती है ना, उनको प्लानिंग करनी होती है रिस्क की, कि वो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है। तो वो रिस्क कौन देखता है भाई, एक रिस्क मैनेजर चेक करता है। तो इस फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है एज अ रिस्क मैनेजर। जैसे मैंने बोला जो पहले कोर्सेज हमने डिस्कस किए थे या पहले फील्ड जो जहाँ पे हम जा सकते हैं वो मोस्टली रिलेटेड थे जॉब से रिलेटेड। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जॉब करना ही नहीं है, मुझे दूसरों के लिए काम नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेगा। तो सबसे पहला अपना इंडिपेंडेंट ट्रेडर। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, एग्जांपल दे रहा हूँ तो अगर मैं एक्सपर्ट हूँ मार्केट का, ठीक है, तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या खुद का ट्रेडिंग करना है तो मैं दूसरों के लिए क्यों करूँ। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं, जैसे हमें अगर कोई कंपनी मान लो 1 लाख रुपए अगर पे करती है तो उसके कंपैरिजन में वो कितना कमाती है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 100 टाइम्स कमा लेते कई भाई। तो अगर मैं खुद इतना कैपेबल हूँ तो मैं खुद के लिए क्यों ना करूँ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि, या हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाए। हम क्या करेंगे, एक सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप क्रिएट कर लेंगे, एक कोई स्ट्रैटेजी पकड़ लेंगे जो हमें सबसे बेस्ट सूट करती है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमारा रिस्क मैनेजमेंट करके हम खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर और फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। सेकेंड आता है फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म। अगर मान लो इतना नॉलेज मेरे पास है कि मैं खुद के फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता हूँ, मेरे फैमिली के फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता हूँ, तो फॉर अ मिनिमल फी मैं क्या दूसरों को एडवाइस नहीं दे सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म खोलते हैं, जिसमें क्या हम दूसरों के फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उनके बेसिकली हम क्या करते हैं कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ उनके गोल्स क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, एंड उसके हिसाब से हम उनके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, उनके इंश्योरेंसेस को मैनेज करते हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। सो विच कम्स अंडर फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म। ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट फील्ड में है जो कोई भी प्रीफर करता है, जो अगर जिसको जॉब भी नहीं करना है ना फुल टाइम ट्रेडर बनना है, नॉलेज है मैं दूसरों के फाइनेंसेस को मैनेज करूँगा। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर में क्या होगा, आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। छोटे से कैपिटल से आप बोलो कि 50,000 1 लाख में मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं ज़िंदगी भर यही करता रहूँगा, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, राइट। बट अगर मेरे पास इतना पैसा है बट साथ में मेरे पास नॉलेज भी है, तो मैं दूसरों को नॉलेज बांट के खुद हम दूसरों को नॉलेज बांट के पैसा कमा सकते हैं, राइट। लॉन्च ऑफ फिनटेक स्टार्टअप। फिनटेक स्टार्टअप जो बूम हुआ था 2006-9 के बाद, मोस्टली 2009 के बाद जब फिनटेक आए, फिनटेक ने क्या किया, इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स को सारा ख़त्म कर दिया। पहले लोग क्या करते हैं, जो मान लो पेमेंट करना है तो कैश में पेमेंट करते थे, राइट। बट अभी क्या हो गया, कैश नहीं है, मैं खुद कैरी नहीं करता कभी कैश। अभी जो भी है QR स्कैन किया, भाई QR है क्या, ख़त्म। वो फंस जाते हैं अलग कि अगर QR नहीं है, अगर वो डिजिटल ले रहे हैं तो हम लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं, वो बात अलग है, बट उसको भी सॉल्व कर रहे हैं हम आगे। बट फिनटेक में क्या होता है कि हम पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं मोस्टली। फिनटेक इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस इनटू टेक्नोलॉजी। जो पहले फाइनेंसेस जो ट्रेडिशनली मैनेज हो रहे थे, हम उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
फिनटेक इस वजह से ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है क्योंकि कैश मार्केट इन द सेंस कैश जो करेंसी है वो अभी धीरे धीरे गायब होते जा रही है। आपको अभी 2000 के नोट्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। एक दिन नरेंद्र मोदी जी आएंगे और बोलेंगे कि भाई आज से ख़त्म, कभी भी हो सकता है, राइट? तो हमें मोस्टली फिनटेक में आगे बढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बहुत बेटर है। और फिनटेक स्टार्टअप में मोस्टली क्या हो रहा है कि जो फिनटेक कंपनीज है वो हमें ब्लॉकचेन के साथ, एआई के साथ जोड़ के नए नए सॉल्यूशंस देते हैं। नॉट जस्ट अबाउट हमारे पेमेंट से रिलेटेड, राइट? हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करना, हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स जो हमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, वो सब हमें फिनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो हम फिनटेक के खुद का फर्म बना सकते हैं इफ़ यू कोलैब विद अ टेक गाय। अगर दोनों मिलके मान लो आप बहुत अच्छा फिनटेक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया तो आप यूनिकॉर्न बन सकते हो, क्यों नहीं, राइट? ओके, सो अभी देखो इतने सारे कोर्सेज हमने बता दिए, फील्ड बता दिए, बट कौन सा करे, सब थोड़ी करे भाई। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ना कि कौन से इसमें इंटरेस्ट है आपका। तो सीधा जाके सीएफए का फॉर्म भर देते हैं, क्या होगा इससे? लेवल 1 दोगे बट पता चलेगा कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं था सीएफए में। पैसे बर्बाद, कॉन्फिडेंस बर्बाद, टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, क्यों करना ये सब? सो इसके लिए एक सोल्यूशन है, ठीक है? अगर आप कंफ्यूज हो कि करना क्या है, आपको सीधे जाके सर्टिफिकेट कोर्स ट्राई करना है। इसमें क्या होता है, दो इसके अथॉरिटीज़ है। एक है एनएससी एकेडमी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, इसको एनसीएफएम बोलते हैं अपन। दूसरा एनआईएसएम, उसके बारे में आते हैं हम। बट एनसीएफएम के टोटल 60 से भी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। इसके मॉड्यूल्स मतलब एकदम कोर सब्जेक्ट वाइज होते हैं। जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है, उसका आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है और आपने दे दिया तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। वो मिलेगा तो ठीक है, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ये दे सकते हो, ठीक है? आपका इंटरेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट में। ऐसे 60+ मॉड्यूल्स है भाई, अलग अलग फील्ड्स के। अभी सब तो नहीं दिखा सकता मैं, बट टॉप बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ये टॉप मॉड्यूल है, ठीक है, एनसीएफएम का। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके तरफ और भी ज़्यादा मॉड्यूल्स है, लाइक स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर, आपको सबसे पहले ये देना चाहिए। फिर दूसरा जो अथॉरिटी है वो है एनआईएसएम। तो ये कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। इसके 30 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं। ये मतलब सिखाते नहीं है कुछ, ये बस एग्ज़ाम होती है जो आपको देनी होती है। महीने में आई थिंक 4 टाइम्स होती है और इसकी फ़ीस भी बहुत मिनिमल है। एनआईएसएम जो है वो 1500 रुपीज़ में हो जाएगा आपका एक एग्ज़ाम, जबकि सीएफए का 1.5 लाख लगने वाला है आपको एक लेवल के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाला। ये आपको एक डायरेक्शन बता देगा कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और अगर आप आगे जाके जॉब अप्लाई करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट सिर्फ इसके बेसिस पे जॉब किसी को नहीं मिलने वाला, तो बाद में कंप्लेंट करने की कोई मतलब नहीं बनता। तो एनआईएसएम में कौन सा कोर्स करना है अपन को, लिख लो या फिर याद रखो होता है तो, नहीं तो वीडियो है हमारे पास, वो यूट्यूब पे देख लेना। तो एक है सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव, जिसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग पता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। कैसी होती है एग्ज़ाम? बहुत ईजी होती है भाई। आपको डेरिवेटिव सब्जेक्ट आएगा टीवाई या फिर एसवाई में, जेनी मैम डाल देगी, एनआईएसएम का ही बुक डालेगी क्लासरूम में। तो वो सैम्पल बुक होता है, फ्री रहता है ई बुक। किधर से भी जो भी आपको मॉड्यूल का करना है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है? तो ई बुक होता है, वो ले लो, या फिर फिजिकल बुक भी ले लो, आपकी चॉइस है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा भाई? इससे आपको पता चलेगा कि आगे जाके करना है कि नहीं। आपने कभी सुना है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी ने जिसने सीएफए, सीए, आईएएस की एग्ज़ाम देने का ट्राई किया था बट छोड़ दिया, बीच में ही रुक गए, मूड नहीं था, कैंसिल कर दिया प्लान? तो ये क्यों होता है? क्या उनको, वो क्या डम्ब है क्या वो लोग? क्या उनको पता नहीं, क्या फेल हो रहे हैं क्या वो लोग? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना भाई। तो ये पता चल जाएगा आपको कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बेसिकली। तो अगर आपको ये करना है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर पहले से ही क्लियर है, कोई ज़रूरत नहीं, सीधे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में घुस जाओ। जैसे मैं घुस रहा हूँ, मैं अभी ये आई गेस दिस ईयर देने वाला हूँ, बट उसके पहले सीएफए हो जाएगा अपना। तो आपकी चॉइस है भाई, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। तो ये था भाई एनआईएसएम के बारे में। या सो अभी आप सब लोग बीएफएम कर रहे हो, राइट? तो बीएफएम में कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है क्या? समझ रहा है क्या चल रहा है? मज़ा आ रहा है? लग नहीं रहा है वैसे कॉन्फिडेंस है। तो अभी देखो, हम लोग ने बीएफएम क्यों लिया था आपको पता है, बट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है। देखो, मज़ा होगा, एलेग्रिया होगा, सब कुछ होगा, बट ये सब के अलावा आपको करना क्या है फ्यूचर में, वो पहले से क्लियर रखेंगे तो अच्छा होगा। और ये हमने एनआईएसएम का एग्जाम्पल दिया, इससे पता चल जाता है कि इंटरेस्ट कहाँ पे आपका, ठीक है? तो बीएफएम का डिग्री में आपको पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स के सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे, लाइक फॉरेक्स, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स,
अकाउंटिंग भी देखने मिलेगा, वहाँ पे बहुत दिमाग खाया था मेरा, साइंस स्टूडेंट हूँ ना। और फिर उसके बाद ये मिलेगा आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स F5 में होगा आई गेस। देन जैसे बोला एलिग्रिया, जिसके लिए कॉलेज अपना फेमस है, बट मैं आपको बताता हूँ एलिग्रिया मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट आया था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में मैंने कभी अटेंड ही नहीं किया, बस जो लास्ट के 4 दिन होते हैं बस वही अटेंड करके छोड़ देता था। बट मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत या मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ पे मिली। सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प मिली मेरे फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन में। मैं फर्स्ट ईयर में उसमें आया एज अ क्रिएटिव एंड टेक्निकल हेड, सेकेंड ईयर में वाइस प्रेसिडेंट बना, थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट बना। ड्यूरिंग ऑल दिस 3 years मैंने FMA में इतना टाइम दिया कि मैं मोस्टली लेक्चर्स कम बैठता था, इधर ज़्यादा रहता था। इसके साथ मेरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला लीडरशिप क्वालिटी, साथ में जो स्टेज फियर, आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, पहले कभी नहीं बोल पाता था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। बट FMA के साथ मैंने अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट किया, चाहे फिर वो BSc वाले हो, NISM वाले हो, अलग अलग कंपनीज़ हो, अलग अलग कॉलेजेस हो, सबके साथ कॉन्टैक्ट करना। फिर स्टेज पे आके, जैसे हमने बोला कि मैं सेमिनार्स और हम लोग सेशंस लेते थे, वो हमें अपॉर्चुनिटी मिली FMA के थ्रू या BFM के थ्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत शांत क्लास थोड़ी बैठी है, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। मेरे हिसाब से BFM में सिर्फ आप बोलोगे कि बहुत टफ है एंड ऑल, नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, आप जो लेक्चर्स अटेंड करोगे वो ज़्यादा मैटर करता है, आप बुक कितना पढ़ रहे हो। मैं इंटरनली बताऊँगा कि आपको इतने सारे बुक्स मिल जाएंगे, अभी तो पता नहीं नोट्स अवेलेबल करते हैं या नहीं, बट आपको, हमें तो ऐसा था कि कम से कम एक ही सब्जेक्ट के बारे में, एक ही चैप्टर के बारे में कम से कम 10-10 बुक मिल जाते थे कि भाई इसमें से जो आ रहा है पढ़ लो। बट हम वैसा नहीं करते थे, मैं स्पेशली वैसा नहीं करता था। मेरा ऐसा था कि मैं पर्सनली लेक्चर में बैठता था, मोस्टली लास्ट बेंचेस, एंड फिर वहाँ पे बैठ के फिर मैं मोस्टली जो भी मैम पढ़ाते थे उस पर ज़्यादा ध्यान देता था कंपेरेटिवली। ना मैं नोट्स लिखता था कभी, और ना मैंने कभी नोट्स पढ़ा। मैं एग्ज़ाम दे के मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये शायद कोई विश्वास नहीं करता है, बट ये सच है। एग्ज़ाम के बस 2 घंटे पहले मैं उठता था, उठने के बाद मैं जो भी नोट्स रहता था उसमें से बस मोमेंट टॉपिक, क्योंकि मुझे लेक्चर्स याद थे, राइट। तो लेक्चर्स याद थे तो मैम किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रही है वो ज़्यादा मैटर करता है। उस टॉपिक को ही बस मैं, मेरा रूममेट था एक गौरव करके, उसको बोलता था भाई तू पढ़। मैं तब तक इधर तैयारी करता था घर आने, कॉलेज आने का, बस वो पढ़ता था, मैं सुनता था, यही होता था। लेक्चर्स एग्ज़ाम हॉल के जस्ट पहले बस एक बार गो थ्रू किया, उसमें से एक भी जो टॉपिक रहता था वही एग्ज़ाम में आ जाता था, जो मैं पढ़ता हूँ लास्ट मोमेंट पे। पता नहीं क्यों लोगों को लगता था कि मैं शायद पेपर सेट करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली टीचर्स के साथ या बाहर ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करता था, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं शायद मुझे डायरेक्टली पेपर मिलते हैं, बट ऐसा नहीं था। अभी तक वो रहस्य ही है। वो सच में लोगों को ऐसे लगता है कि मैं खुद पेपर सेट करता था या मैं खुद ये आता, क्योंकि ऑफकोर्स मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो बट ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जो लेक्चर्स आप अटेंड करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपेरेटिवली। आप थोड़ा फोकस रहोगे, फोकस होकर लेक्चर्स अटेंड करोगे तो ज़्यादा मैटर करेगा। और FMA किसने ज्वाइन किया है सर? इतने कम लोग भाई, BFM हो गए, FMA ज्वाइन नहीं कर रहे यार। बट ठीक है, मैं ऐसा प्रमोशन करने नहीं आया, बस बता रहा हूँ कि हाँ मेंबर, एज ए मेंबर ही बोल रहा हूँ मैं, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहले मेंबर ही था, बट जैसी अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने दे दिया अप्लाई रोल कोर टीम के लिए, राइट। इवन जो FMA का मैंने जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। अभी तो थोड़ा बहुत और चेंजेस हो चुका है मोस्टली, बट पहले के मुकाबले अभी थोड़ा बहुत बेटर हुआ है। तो बोल सकते हैं कि FMA इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग एसोसिएशन से जो आप ज्वाइन कर सकते हो, बट जितना हो सके आप लोगों के साथ मिलो जुलो, कनेक्शंस बनाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप जितना बुक्स लेके पढ़ते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं MSc इन फाइनेंस कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ICICI सिक्योरिटीज़ में पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा है, तो दोनों में मुझे हेल्प ज़्यादा करता है लोगों से बात करना, कि मैं कैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे बचपन से है, दैट इज़ इंक्विजिटिवनेस। जो मेरे इंस्टा पे हैंडल का नाम ही है ज़्यादा, इंक्विजिटिव। दैट इज़ मीन्स क्यूरियोसिटी। आपको इतना क्यूरियस होना है लाइफ में कि आपको कुछ भी नए चीज़ सीखने की आदत होनी चाहिए, चाहे फिर कोई भी हो, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपको बस नई चीज़ कोई मिल रहा है ना सीखने, आप ग्रास्प करते रहो, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आ जाए, राइट। अब जैसे हम हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं डिसिप्लिन के बारे में, ये सब के बारे में, तो जैसे हम जो ट्रेडर लोग हैं उनको बताता हूँ कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, दैट इज़ नथिंग बट 50% ऑफ इट। बाकी का 50% आपके साइकोलॉजी मैटर करता है, कि आप बाकी चीज़ों से कैसे सीखते हो और खुद को कैसे इवॉल्व करते हो, आपका डिसिप्लिन कितना है, आपका साइकोलॉजी कितना इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग।
तो ये बाकी चीज़ें भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें मिला के आप जब डॉट कनेक्ट करते जाओगे ना, तो आपको मिलेगा कि आपको बहुत बड़ा आउटपुट मिलता है। सो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। यस आपको कोई डाउट्स हो तो बोलो यार। देखो Q&A करते हैं, शांत मत रहो बस, कुछ भी क्वेश्चंस थ्रो करो फाइनेंस के बारे में। और ऐसा नहीं है हम college कोई के बारे बड़े में। हाई क्लास लोग आके बैठे, अभी बस मार्च में थोड़ा एग्जाम दे के निकले हैं, तो हम भी आपकी लेवल के 5 महीने पहले ही बैठे थे भाई, बता दो। कुछ बोलना है? आईडीसी, हाँ आईडीसी से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमें आईडीसी था ही नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हमने निकाल लिया। थर्ड ईयर में हमने आईडीसी वालों के लिए सेशन लिया था, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग के लिए, आईडीसी नहीं लिया था। बट जहाँ तक मुझे पता है इसके सिमिलर ही है, बट डिफरेंस ये है कि कॉलेज में हो रहा है और हाँ। आपको सिखा भी रहे हैं। और सिखा रहे हैं, और साथ में ऐसा है कि आपके टीचर्स पढ़ाते तो आपको इजीली थोड़ा कनेक्शन में हेल्प हो जाता है, कनेक्टिंग में। आईडीसी में मैंने जो जितना मुझे पता था कि मोस्टली लोगों ने स्टॉक मार्केट लिया था, ऑलमोस्ट 1500-1600 प्लस स्टूडेंट्स थे FY में, उसमें से 50 to 60% लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट लिया था, और उन लोगों को हमने 3 दिन सेशन लिया था शायद, 3 दिन Actually, ऐसे सेशंस किए थे पूरे स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग के बारे में, जहाँ पे हमने टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ाया था, फिर बेसिक के साथ एडवांस लेवल तक लेके गए थे। और कुछ? मैं ज़ीरोधा पर्सनली यूज़ करता हूँ। ज़ेरोधा और कोटक नियो भी बहुत सही है। कोटक में तो शायद ब्रोकरेज नहीं है ना, ब्रोकरेज बचाना है ना आपको, कोटक नियो पे आ जाओ। बट मुझे ज़ीरोधा प्रीफर इसलिए करता है क्योंकि मुझे उसका यूज़र इंटरफेस ज़्यादा बेटर लगता है कंपेरेटिवली बाकी चीज़ों से। यस डेफिनेटली। यहाँ पे डिस्कस किया था हमने कि जब भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म खोलना है, सबसे पहले मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो क्या देखेगा? उसको ट्रस्ट होना चाहिए आप पे। ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है कि ये जो जिसको मैं पैसे हैंड ओवर कर रहा हूँ, क्या इसके पास एक्सपीरियंस है, क्या इसको पता है, या फिर ऐसे रास्ते पे जाके पैसा दे दे, कोई ऐसा नहीं करता ना। तो उसके पास फाइनेंस के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो एक्चुअल में कैपिटल ग्रो कर पाए। तो देखो CFA तो डेफिनेटली यूज़ होगा, बट आपको उसके साथ ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक्चुअल में ग्रो कैसे करे कैपिटल को। और अगर एडवाइजरी फर्म खोलना है तो आपको एडवाइस देनी है कि क्लाइंट क्या कर सकता है उसके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स मिलेंगे आपको जिसने CFA बिल्कुल भी नहीं किया है, उनका कैसे चल रहा है धंधा उनको पता। बट अगर आपके पास CFA का एडवांटेज है ना, डेफिनेटली वो बूस्ट करेगा आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को। तो वही है भाई, क्लाइंट खींच के लाएगा CFA आपके पास, हाँ इतना तो बोल सकते हैं। क्लाइंट नहीं आया तो जॉब्स भी लाखों के पड़े हैं अरे भाई, बहुत है भाई। और बैकअप प्लान इज ऑलवेज देयर। या आई थिंक MSc इन फाइनेंस इज बेटर। अगर आपको MBA में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट करो। बट MSc अगर फाइनेंस time आप रहोगे तो फिनटेक second के time अंदर मतलब घुस जा रहे हो आप, तो उसमें देखो AI आ रहा है ना अभी, जैसे हमने बोला, तो आपको फाइनेंस अभी नहीं, अकेला अभी लेके नहीं। जाओगे तो कुछ नहीं होगा, वो टीम नहीं, आपको as a टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। कोई भी फील्ड हो भाई, सिर्फ Orientation फाइनेंस किया नहीं, तो। डॉक्टर्स है, फार्मा की फील्ड बोलते हैं हम, बट वो भी वो हम आपसे टेक्नोलॉजी को किधर से घुसा वो ले रहे लेंगे। हैं, बायोटेक कर रहे हैं। सो इन एनी फील्ड, कुछ भी फील्ड में जाओ, आपको टेक का एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रोफेशनल जाना है तो अच्छे से आइडिया होना क्या है, बट अगर आप बात करोगे शायद हो चाहिए। CA एंड CFA डेफिनेटली सिर्फ वो कर रहे हो और कुछ नहीं, BFM के बाद बस, राइट। मिलती है CA के जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो CA खुद प्रोवाइड करता है, उसमें मिलती है। मेरे दोस्त हैं अलग अलग, वो CA के बेसिस पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, सच बताओ तो सिर्फ CA किया है 12th के बाद। उनको 8 to 9 लाख का कुछ पैकेज मिला ऐसे बैंक में, हेडक्वार्टर में। तो मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ऑब्वियसली। और CFA का कैसा सीन होता है, 4000 घंटे आपको काम करना है, तब तक आपको चार्टर नहीं दिया जाएगा। 4000 आवर्स वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, तो जॉब वैसे भी मिल ही जाएगा लेवल 3 के बाद, और वो बहुत अच्छा हाई पैकेज होता है, 20 लाख तक आराम से मिल जाएगा। मेरा तो पर्सनली Level मानना है कि सिर्फ एक डिग्री करके आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कंपेरेटिवली, अगर आप साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें करते हो। आपको साथ में जो NISM है, NCFM है, इनके कोर्सेज अगर आप कर रहे हो तो एड ऑन शीट मिलता है। CA के साथ CFA कर सकते हो, कोई लोग तो CA, CS, CMA तीनों एक साथ कर लेते हैं, उसके साथ CFP करते हैं, कोई LLB करता है, 7-8 डिग्री करते हैं। मुझे इतना वर्थ नहीं लगता इतना सब करना, बट एटलीस्ट 2-3 डिग्री जो इंपॉर्टेंट है, CA हो गया, CFA हो गया, अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट जाना तो FRM हो गया, किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग में जाना तो CFP हो गया। ये जो कोर डिग्री है उस पर एक मेन फोकस करो, उसके साथ साथ आप बाकी डिग्री जोड़ते रहो। एक साथ जोड़ के आप जाओगे ना तो मैं बता कि आप फिर भी फ्रेशर्स ही कहलाओगे, राइट। चाहे आपने 10 डिग्री एक साथ किया गए, फिर भी आप फ्रेशर्स ही हो। मेन है कि आप एक कोई कोर डिग्री पकड़ो, उसके बाद जॉब पे लग जाओ, उसके साइड बाय साइड करोगे तो आपको उसके साथ साथ प्रमोशन भी ईजिली मिलते जाएगा। मान लो मैं CA करके जॉब पे लगा, साथ में मैंने फिर बाद में CFA किया, तो उसके बाद मुझे शायद प्रमोशन मिल जाएगा इजीली। बट अगर मैं CA और CFA करके एक साथ गया
तो मुझे एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करके बेसिक की जॉब देंगे, राइट? तो कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। देखो कोर्स आपको कॉलेज में भी मिल जाएंगे, NISM में भी मिल जाएंगे, NCFM किधर भी जाओगे कोर्स मिल जाएंगे, बट कोर्स सीखने सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। ट्रेडिंग जब भी आप एक्चुअल में करोगे ना तभी बेस्ट एक्सपीरियंस आएगा आपको। बट आपको अगर स्टार्ट करना है डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोस देखो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, पुष्कर राज ठाकुर एक चैनल है, CA रचना रानाडे थोड़ा सा ऑब्सोलीट है, थोड़े न्यू चैनल्स देखो, बूमिंग बुल्स नाम का एक चैनल है। सो ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है बेसिक से एडवांस लेवल तक, इवन स्टिल आई वॉच हिज वीडियोस बिकॉज वो एकदम एडवांस वीडियोस पोस्ट करता है और बेसिक्स भी करता है। सो आपको बूमिंग बुल्स देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। और बहुत सारे चैनल्स है भाई, उमर अशरफ नाम का एक ट्रेडर है, सो वो पिछले 9-10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है प्रॉफिटेबली। वो ऑब्वियसली जो भी बोलेगा एक्सपीरियंस के साथ बोलेगा, तो आपको अच्छे से सीखने मिलेगा वहाँ पे। और कॉलेज से करोगे तो आपको उनका इंटरफेस अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे दैट आई डोंट नो, बट एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग करके कोई दिखा रहा है आपको कि कैसे करते हैं, तो वो डेफिनेटली प्रेफरेबल है। और ट्रेडिंग सीखने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है। यू नो अभी इट्स बीन 2-3 years where we have wasted our days, simply wasted, because साइकोलॉजी में काम चल रहा था ना। सो एक बार अच्छे से साइकोलॉजी सेट हो गई तो जाके प्रॉफिटेबल टर्न हुए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिखेगा चार्ट पे क्या करना है, बट जब तक आपका माइंड ठिकाने पे नहीं रहेगा ना तब तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। इट्स नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल जॉब कि आप ऑफिस जाओगे, कुछ काम करोगे और घर पे आ जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रेडिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में देखना पड़ता है कि आपका माइंड का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सो साइकोलॉजी पे भी कोई कोर्स देखना पड़ेगा पहले। वैसे अगर ट्रेडिंग के बारे में एकदम बेसिक में पढ़ना है तो ज़ीरोधा को वासिटी बहुत अच्छा है। आप उसके थ्रू आप उसका ऐप डाउनलोड कर लो, एकदम फ्री है। टोटल डिटेल नॉलेज आपको उस पर मिल जाएगा एकदम फ्री में। उसके साथ साथ आप हर एक मॉड्यूल के बाद आपको टेस्ट भी देने मिलेगा, तो वो आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू तरह भी यूज़ हो सकता है, जो आगे शायद क्रेडिट के लिए भी यूज़ होता है ना। यस ज़ीरोधा वासिटी, हाँ, क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल सकते हैं आपको कॉलेज में। उसके थ्रू। बहुत अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से, बेस्ट बुक नहीं, एक्चुअली ऐप है, पूरा डिजिटल बुक बोल सकते हो उसको। टेक्स्ट है, हर टॉपिक का नॉलेज टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा वो, पूरे के पूरे मॉड्यूल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में। बट उन्होंने शायद बच्चों के लिए भी कुछ नया निकाला है, तो आपको छोटे छोटे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, तो एकदम बच्चों लेवल के इस पे आके आपको पढ़ाया है उन्होंने, तो वो भी बहुत अच्छे मॉडल है। म्यूचुअल फंड का स्कोप, म्यूचुअल फंड स्कोप ही स्कोप है भाई। क्या है म्यूचुअल फंड? इज बास्केट ऑफ यू नो म्यूचुअल फंड मतलब क्या, आप पैसे डाल रहे हो और वो किसी सेक्टर में या फिर इंडेक्स में आगे जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। तो देखो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है वो सब तो बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगा, बट अगर आपको पैसे ग्रो करने हैं सेफली, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिस्क फ्री, अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए गिवन अ मीडियम लेवल ऑफ रिस्क, म्यूचुअल फंड इज़ द वे टू गो। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे विदाउट नॉलेज, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में एक बंदा रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजर जिसने CA CFA CFP करके रखा है, वो आपको एडवाइस देगा या फिर वो फंड मैनेज करेगा पूरा का पूरा, तो फिर भाई ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा है प्रॉफिट होने के, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो। यस, म्यूचुअल फंड में मैं खुद काम कर रहा हूँ अभी, जो ICICI सिक्योरिटीज़ मैंने बोला, आई एम इनटू म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस ओनली। तो बस इतना बताता हूँ कि इसमें करोड़ों में पैसा आता है रोज़, करोड़ों में। आपको बोलोगे कि ऐसा है कि जो मार्केट अभी डाउनफॉल चल रहा था, आपने हिंडनबर्ग का बारे में भी सुना ही होगा, न्यूज़ लेटेस्ट, मार्केट गिरा नहीं, उल्टा बढ़ गया। क्यों? उसके 2 रीज़न है बेसिकली। पहला ये कि जो पहले उन्होंने रिपोर्ट लाई थी उसका कुछ क्रेडिबिलिटी रही नहीं, अभी जो भी था सब नलीफाई हो गया था। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, तो ऑफकोर्स रिटेलर्स इतने बुद्धू नहीं है कि वो सेम न्यूज़ पे वापस रिएक्ट करेंगे। उन्होंने वापस और इन्वेस्टमेंट किया उनको, क्योंकि इंडियन मार्केट पे ज़्यादा भरोसा है। तो इंडियन मार्केट पे भरोसा होने की वजह से रिटेलर्स और कंटिन्यूसली पैसे डालते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड बोला, तो हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है? स्टॉक मार्केट में ही हो रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली मार्केट इतना तो नीचे नहीं जाएगा। जब अगर मार्केट मान लो 50%, 20%, 10% भी अगर बढ़ रहा है, तो उसका थोड़ा सा करेक्शन आना लाजमी है और आना भी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो उतनी जल्दी गिरोगे भी, राइट? तो आपको 45 डिग्री पकड़ के अगर ऊपर चढ़ोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाओगे। तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो या ऑल टाइम बॉटम पे हो, चलेगा। आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे, SIPs करोगे तो बेटर है, बेस्ट है। हाँ, ऑब्वियसली नहीं। अब मान लो जैसे अभी मार्केट गिरा तो मैंने पूछा भी नहीं, ना मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछा, ना मैंने खुद कुछ किया, मैं रखा ही वैसे। मैं उल्टा सोचा कि और थोड़ा डीप आ जाए तो मेरे लिए बेटर है, मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूँ उसमें। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ।
हाँ, वो ऑब्वियसली आप लोगों को प्लान करना चाहिए। आप चाहे आपके पेरेंट्स का पैसा आपको उनको मैनेज करने बोलो या कुछ भी करो, आपको इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये 3 साल आपको सिर्फ बर्बाद नहीं करने जस्ट बिकॉज आप एक डिग्री लेना चाहते हो, उससे कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। आपको डिग्री मिलके मैं बता रहा हूँ आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ पे जॉब फेयर लगते हैं या कंपनीज ऑफर करती है आपको, जो जॉब ऑफर करेंगे वो HR के करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सेल्स में काम मिलेगा। चाहे आपको अलग अलग नाम दे देंगे वो लोग, रिलेशनशिप मैनेजर, फिर वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, वॉट, लेकिन अल्टीमेटली जॉब काम वही है। सेल्स करो, अकाउंट्स अपने अकाउंट्स बेचो, प्रोडक्ट बेचो, या फिर HR का काम है, मार्केटिंग का काम है, बस वही। तो बेसिकली आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, खुद आप मैनेज कर रहे हो, तो आपको साइड बाय साइड सिर्फ डिग्री के साथ साथ बाकी चीज़ें भी लेके चलना ज़रूरी है। कौन 9.7 9.8 के ऊपर लाना सोचता है? सोचो तो कम से कम। सोचने को तो 10 सोच लो भाई। वही यार। पहले ही नहीं सोच रहे तो कैसे होगा। बट देखो, डरो मत, मेरे हिसाब से 9 के नीचे भी आया ना तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 पॉइंटर वाले भी अच्छी जॉब पे लग जाता है। मैटर ये करता है कि आपको, आप जब रिज्यूमे बनाओगे आपका CV वहाँ पे दिखना चाहिए कि आप कितना लाए हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। जब वो स्कैन करता है ना चीज़ों को, तो आप कोई होता है जिनको बहुत कम आते हैं ना, तो लिखते ही नहीं हो CGP कितना है। बट अगर जिसको ज़्यादा है, मेरे 9.7 आए थे अभी, तो मैं सीधा 9.7 लिख दिया था, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। तो इसलिए CGPA उस मैटर में हेल्प करता है। बाकी आपका नॉलेज कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा बट आपको CGPA नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो भाई, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है ही नहीं तो छोड़ दो ना भाई। क्यों? देखो, अगर आप एक चीज़ को बार बार ट्राई कर रहे हो और उसमें मन नहीं लग रहा, बेकार में टाइम वेस्ट क्यों करना है? अगर ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, डेफिनेटली हज़ारों फील्ड्स है भाई। हमारे क्लास में कितने लोग थे जिनको फाइनेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी वो अभी बहुत अच्छे जॉब्स में लग रहे हैं। मे बी डिफरेंट फील्ड, मे बी सेम फील्ड, और आगे जाके भी बहुत सारे प्लान्स है किसी के। सो इट्स अप टू यू टोटली। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, इज़ माई पर्सनल थॉट। बाकी तो आप पे। कभी कभी होता है कि हम लोग BFM ले लेते हैं अच्छा कोर्स सोच के, और फिर पता चलता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं था, बट धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आ जाता है। तो हमें कभी कभी होता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, जो बिजनेस में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं या मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। कि जैसे मैंने देखा कि मेरे क्लास में भी 1-2 लोग थे जो BFM सिर्फ इसलिए ले क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने लिया था, या कोई अच्छा था जिसको बस नाम अच्छा लगा था क्योंकि बस BCom नहीं करना था, या बस BMS नहीं करना था, या वॉट। तो बट धीरे धीरे जब उन्होंने आगे देखा तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, फिर अपने पेरेंट्स से बात करके पैसे लिए, खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और फिर अभी उनको फाइनेंशियल मार्केट में इतना इंटरेस्ट आ चुका है कि आगे भी उसी फील्ड में जाने का सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंटरेस्ट है और फिर बाद में गायब हो जाएगा। कभी कभी पहले इंटरेस्ट नहीं है, फिर बाद में भी आ सकता है। हाँ, BFM इज़ कोर फाइनेंस। BMS और BBI जो है ना, ये कोर फाइनेंस नहीं, तो उसके आजू बाजू की चीज़ है। और BMS में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, बट BFM जो है ना, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पूरा उसका करिकुलम प्रॉपर कोर फाइनेंस में है, इन्वेस्टमेंट पे बेसिकली। BBI में तो मोस्टली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस BBI बैंकिंग, तो आप वही इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंक्स में वो ज़्यादा हेल्प करेगा। ओह अच्छा। बट देखो, BFM लिया है ठीक है, बट थियोरेटिकल नॉलेज से कितना सीख पाओगे, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। मैं एडवाइस दूंगा, एक्चुअल में जाके एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, चार्ट्स देखना स्टार्ट कर दो, बाहर से कोई कोर्स ले लो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आने तक तो बहुत टाइम है, और 1-2 साल सब्जेक्ट आपको। पिलर्स का प्लेसमेंट मेरी तरफ का आ रहा है प्लेसमेंट अच्छे से मार्केट को एनालाइज पहले इसका जानते हैं। ठीक, प्लेसमेंट में कंपनीज बहुत आए थे, अराउंड 30+ कंपनीज थे, शायद 20-30+। जॉब फेयर लगता जैसे है मैंने हर साल बोला नीचे। कि उसमें मोस्टली मुझे एक भी कंपनी ऐसी नहीं जो मुझे अपने फाइनेंस में, कोर फाइनेंस में काम दे। मैं लिटरली क्या किया बता रहा हूँ, मैंने रिज्यूमे में ऊपर लिख दिया फॉर रिसर्च एनालिस्ट और फॉर फाइनेंशियल मार्केट पर्पस ओनली, और ऊपर लेके सच में दे दिया था कि मैं ना इस फील्ड में अगर मुझे काम मिले, अगर आपके पास कोई काम रहा तो मुझे कॉल कर देना, ये बोल के मैं आया था। कभी मैंने ना वहाँ पे इंटरव्यू दिया ना कुछ, मैं बस यहाँ पे सबमिट कर दिया। लिटरली ऐसा पैम्पलेट जैसे बांट रहा था रेज्यूमे। मैं उनको ये बांट रहा था कि भाई अगर इस फील्ड में काम हो तो दो, नहीं तो मत दो भाई, मुझे माफ़ करो, ऐसा था। तो मैं लिटरली वही करके आया था। तो उसके बाद मुझे 1-2 कॉल आए थे, जैसे ऐसे सिक्योरिटी से आया, तो फिर अभी मैं म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस में हूँ, तो अच्छा है सर। ईक्लक्स था, सदरलैंड था, जो अच्छा है मेरे हिसाब से। और मोस्टली ये 2 कंपनी ऐसे जो भर भर के उठाती है। एसेंचर भी अच्छा है, बहुत ले लेते हो लोग। पैकेज डिपेंड करता है, मोस्टली 2-3 लाख मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, 3-3.5 लाख। एज अ फ्रेशर
महीने का 25-30 हज़ार भी आपको मिल रहा है तो काफ़ी ठीक है। उसके साथ अगर आप बाकी डिग्री भी लेके जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे। इंटर्नशिप बहुत हेल्प करता है, मैं बता रहा हूँ। मैंने 3 साल में 4 इंटर्नशिप किए। एक एंजल वन में किया था, एक बैंगलोर बस फर्म थे, मार्जिन सेंटिमेंट, एक मार्जिन सेंटिमेंट करके बैंगलोर की फर्म थी, फाइनेंशियल एडवाइजरी। फिर उसके बाद एक लेटेस्ट में किया था, और अभी मैं एक्चुअली ICICI सिक्योरिटीज़ में एज एन इंटर्न ही लगा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा जॉब करके नहीं लगना था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जॉब में पहली बार आप घुसोगे ना, तो अब जो बेसिक सैलरी आपको मिलेगा या जो बेसिक पे होगा, आपका फाउंडेशन बन जाता है। उसके ऊपर भी आप जब नेक्स्ट कंपनी में स्विच करोगे या कुछ करोगे तो आपको प्रमोशन उसी बेसिस पे मिलेगा। तो मैं एज एन इंटर्न ही सोच रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ जितना हो सके इंटर्नशिप करते रहो, क्योंकि अगर मुझे एज एन इंटर्न ही इतना पे मिल रहा है तो ऑफकोर्स जब जॉब करूँगा तो कितना मिलेगा। तो इंटर्नशिप करो, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही आपको एक इंटर्नशिप तो करना ही चाहिए। क्राइटेरिया इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ, इंटर्नशिप ऐसी फील्ड में करो जो आपकी इस फील्ड में काम आए। आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करोगे, आपको बोलोगे कि बस एक इंटर्नशिप का 3 महीने का मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, मुझे क्रेडिट पॉइंट में हेल्प हो जाएगा, 4 क्रेडिट मिल जाएंगे, मतलब नहीं है। नहीं मिलेगा ना। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको आपके क्लास ग्रुप पे भी डालेंगे मैम कई बार। आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, इंटर्नशाला पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भर भर के। मैं जो बोल रहा हूँ, मार्जिन सेंटिमेंट करके जो फाइनेंशियल फर्म थी, मुझे ऐसे ही जगह से मिला था, कंपनी कॉलेज के थ्रू नहीं मिला था। एंजल वन मिला था मुझे कॉलेज के थ्रू। तो आपको ढूंढना पड़ेगा तभी मिलेगा, राइट। और आप पूछोगे नहीं तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो, राइट। तो आप पूछोगे नहीं, आप लोगों से कोऑर्डिनेट कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका आंसर नो ही मिलेगा ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। हाँ ऑब्वियसली रहेगा इंटरव्यू, तो वो आपको अच्छी बात है एक्चुअली। आप अभी से प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको 3 साल बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा। देखो कैसे, आपको पहले तो रेज्यूमे चेक करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है, वो सब। उसके बाद आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को। मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू में आपको मोस्टली टेक्निकल नॉलेज कितना हो ना, 1-2 क्वेश्चन ही पूछते हैं कोई भी, जो आपको पता है कि बेसिक चीज़ें आती है नहीं बंदे को, बट ठीक है। बट उसके साथ आपका देखता है कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस हिसाब से बात करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। बेसिक ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि वो आगे सीख सकते हो। टेक्निकल नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी ज़िंदगी में सीख सकते हो। एक छोटा सा कोर्स कर लिया, मुझे टेक्निकल नॉलेज आ गया, बट साथ में मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो सब मैटर करता है। वो विद एक्सपीरियंस आता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कोर्स कर लूँ मुझे आ जाएगा। कई कोर्सेज पढ़े, मेगा मॉडल करके एक कोर्स है, फिर जो इसमें किया था मैंने कॉलेज में किया था, कोई हेल्प नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं था, फालतू कोर्स था, बस पैसे बर्बाद थे। उसमें बस ये था कि ग्रुप डिस्कशन करना था, आगे जाके प्रिपेयर करना था, रिज्यूमे बनाना था, बस वही सिखा रहे थे। वो आप कहीं भी सीख सकते हो, बट आप खुद का एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। हाँ देखो, मेरा तो मोस्टली जो पहले 2 इंटर्नशिप किया था वो ऑनलाइन था, तो उसमें मुझे स्टॉक्स वगैरह एनालाइज करके उनको बताना था कि उनको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो मैं वो कभी भी करता था ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स। कभी तो हम लोग बैठ के, बताना मत कि मैंने बोला, बट हम लास्ट मिनट में बैठते थे, हम तो खुद मार्केट देखते थे कई बार, ऐसा था। तो रिकॉर्ड हो रहा है चलेगा। अब तो क्या ग्रेजुएट हो गए, अब तो हो गया ना खत्म, मार्कशीट भी आ जाएगी। या लास्ट बेंच पे बैठ के यही काम होता था जब भी लेक्चर चल रहा है। और मैम को पता था पहली बात, तो मैम बीच में चिल्लाते रहते थे, बट 2 मिनट यार, 2 मिनट रुक जाओ बस, स्टॉप लॉट हो जाएगा भाई। बट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 11 अभी 1:30 5 PM तक रहता है शायद। तो उसके पहले आप ऐसी इंटर्नशिप देखो जो थोड़ा मॉर्निंग शिफ्ट में हो, और पार्ट टाइम करने के हिसाब से सोचो। फुल टाइम करोगे तो आपको ऑफकोर्स टाइम नहीं मिलेगा, आपको इधर लेक्चर बंक मारना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से कभी मत करना। जितना आप रेगुलरली आओगे ना, आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आप लेक्चर आके बैठो, मैम क्या पढ़ रहे हो वो सुनो, क्या पढ़ा रहे हो वो सुनो, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। पर्सनली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा एज अ फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि लेक्चर्स अटेंड करके जो सुन रहे हो ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। चाहे फिर आप बुक कितना भी रट लो, एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे। आपका डाउट था शायद, आपका पर्सपेक्टिव क्या है पहले बताओ, कि आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है? ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में भी आपको इंट्राडे या फिर स्विंग? इंट्राडे तो देखो, इंट्राडे आपने बता दिया करना है, तो आपको एक पहले डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट एक सर्वे बता रहा हूँ, इंट्राडे में 90% लोग लूज़ करते हैं। ये मैं नहीं, सेबी बता रहा है, ठीक है, सेबी ने एक ये रिलीज़ किया था, तो उसमें उसने बताया था कि कितने लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस हो रहा है। बट ये क्यों होता है? देखो, आपको जो भी, आप अगर प्लेन उड़ाने जाओगे आप, तो आप क्या सीधे सीधे लैंड कर पाओगे, टेक ऑफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं। सो जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, वही यहाँ पे टिकने वाला है।
तो आप आपके विनिंग के ऑड्स बढ़ा सकते हो खुद को मार्केट से एक्सपोज करके। अभी मैं मार्केट पिछले 4 साल से खुल रहा है हर रोज़, मैं पिछले 1000 दिन मार्केट हर रोज़ खुल के चेक कर रहा हूँ। अगर ट्रेड नहीं लिया तो एटलीस्ट हर रोज़ देख रहा हूँ कि क्या मूवमेंट है, उसमें एनालिसिस कर रहा हूँ। वीक में एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ट्रेडिंग हो रही है। सो इससे जो डेटा मिला है मुझे वो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो अभी एनालिसिस कैसे करते हैं भाई, देखो टेक्निकल आपको सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, फंडामेंटल कुछ काम का नहीं है। बंद कर दो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कुछ काम नहीं आएगा। आपको बस चार्ट देखना है और आपको एक स्ट्रैटेजी लगने वाली है ऑब्वियसली। तो आपको सबसे पहले फिगर करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि कौन सी स्ट्रैटेजी होती है। कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास अभी ट्रेड कर रहे हो? तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट देखो, चार्ट का मूवमेंट देखो, किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं, किस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है, उसको अपन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको एनालाइज करना चाहिए बिकॉज दैट इज़ द जेन्युइन वे टू ट्रेड। आपको इंडिकेटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, इसके ऊपर गया, इसके नीचे गया, ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। वो एक प्लस पॉइंट है। जैसे एज अ प्लस पॉइंट मैं स्टोकेस्टिक्स RSI को यूज़ करता हूँ, बट दैट इज़ अ सेकेंड ओपिनियन। फर्स्ट ओपिनियन प्राइस एक्शन। तो आपको एक स्ट्रैटेजी लगने वाली है और डेफिनेटली भाई काम करती है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, टेस्टेड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक्सेल शीट पे आपको करके भी दिखा सकता हूँ कि कितने ऑड्स होते हैं। लॉस होगा स्टार्टिंग में, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, बिना लॉस के कोई भी सीखा नहीं है। आप अगर कोई कोर्स कर लोगे 20,000 30,000 का, आपको लगेगा कि लॉस खत्म अभी मेरे लाइफ से, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप फर्स्ट ट्रेड लोगे, सेकंड ट्रेड लोगे, 100 ट्रेड्स ले लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है और लूजिंग कितना है। स्टार्टिंग में कम होगा, बट हर बार एम ये रखो कि बढ़ते ही जाए आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी। सो अभी लेट अस से मेरी बात करूँ, 70 to 80% आई एम राइट, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 20% लॉस हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बट जब भी लॉस हो रहा है वो कम होना चाहिए, जब भी प्रॉफिट हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये हर बार माइंड में रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं अपन इसको। वही क्या होना चाहिए, लॉस रिकवर। हाँ, अगर आपका आपके स्ट्रैटेजी में आपको डिफाइन करके रखना है कि विनिंग रेट कितना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। अगर आपका विनिंग रेट 50% है कॉइन टॉस और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो भी चल जाएगा। मतलब आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 20 रुपये कमा रहे हो तो भी चल जाएगा। दिस इज़ अ मिनिमम स्ट्रैटेजी दैट यू नीड। इसमें बहुत सारे ऑल्टरेशंस कर सकते हो। 60% विन रेट, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड, डेफिनेटली। उसमें मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ कि अभिमन्यु को पता है सबको, चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया था बट उससे बाहर निकालना नहीं आया था। तो हम लोग ट्रेड ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को देख के कि किसी ने टिप दे दिया ग्रीड की वजह से कि भाई मार्केट बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कोई जो स्टॉक है जो अपर सर्किट मार रहा है, हम एंट्री तो ले लेते बट एग्जिट करना नहीं आता, सिर्फ अभिमन्यु की तरह, राइट। तो वो आपको उसके लिए आपको ज़रूरी है, आपका डिसिप्लिन कितना मैटर करता है। जब आप ट्रेड ले रहे हो ना, उसी वक्त आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, एंट्री कहाँ पे करना है। वो चल बात की बात है, पहले ये देखना कि मुझे एग्जिट कितना है, मेरा टारगेट कितना है, और टारगेट अगर ये है तो उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस ये है तो उसके हिसाब से मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। अगर आप वो सेट कर दोगे तो वो आपको ऐसा एक एज दे देगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और मेरे हिसाब से सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेरेटिवली आप एकदम ग्रोथ पे जा रहे हो, एकदम टॉप पे स्प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो एक और चीज़ कि मार्केट में जैसे बोला छोटा लॉस होना चाहिए, तो 5 कंडीशंस होते हैं। अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 5 से के अलावा और शायद कोई चीज़ होगी नहीं। एक तो ये कि आपको बहुत बड़ा लॉ प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर एकदम सेकंड नंबर पे आता है कि अब तो थोड़ा प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। थर्ड आता है NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओगे। फिर फोर्थ आता है छोटा लॉस, और बाद में आता है बड़ा लॉस। तो आपको बस एक चीज़ से बचना है, बड़े लॉस से, राइट। अगर आप जितना पॉसिबल हो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, निकल जाओ। जितना मैं बता रहा हूँ, बंद कर दो मार्केट चलेगा, बट आपको स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसा मत सोचो कि आप मार्केट के बाप हो, सच बता रहा हूँ, मार्केट इज सुप्रीम, उसके अलावा और कोई नहीं है। आप सोचोगे कि मैं रिवेंज करूंगा, भाई मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, मार्केट की कैसी हिम्मत हुई, मैं वापस ट्रेड लेता हूँ, नहीं। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, शांत रहो कि क्यों हिट हुआ, क्या स्ट्रैटेजी में गलत हुआ, क्या मार्केट ने किस हिसाब से रिएक्ट किया, क्या न्यूज़ आई थी, क्या क्यों चाहा, उस हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा लॉस क्यों हुआ। उसके हिसाब से हम फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने की सोचेंगे। आप सोचोगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और पट से मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करते हो। यूट्यूब लिंक वो मैम को पता थे, हम शेयर कर देंगे। अगर अभी है तो परसूट ऑफ प्रॉफिट सर्च करो यूट्यूब पे, परसूट PURSUIT ऑफ प्रॉफिट। परसूट ऑफ हैप्पीनेस तो देखा ही होगा, बस उसी से निकाला है।
हमारा नाम डाल दो कैवल्य या फिर प्रीतम, वीडियो आ जाएगा टॉप। उसका हमने जो पहले सेशंस लिए तो वो भी है। हाँ, जस्ट रिसेंटली ओपन किया था, सेमिनार ही पोस्ट करे अभी। हाँ, ऐसा कुछ किया नहीं। आईडीसी सेशंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए लिया था, तो वो भी देख सकते हो आप। क्या स्पेशलाइजेशन कोर्स वर्सेस एमबीए, देखो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है वो एक्चुअल में, बिकॉज एमबीए इज़ वेरी जनरल। बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा लोग एमबीए के पीछे भागते हैं, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम ही देना होता है बेसिक कॉलेज का, बट उसमें आपको कैट और सीमैट का सामना करना पड़ता है कॉलेज में घुसने के लिए। अगर आपको टॉप कॉलेज में घुसना, आपका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट अगर कैट और सीमैट देने में है, आप अगर वहाँ पे स्कोर कर सकते हो तो एमबीए करो ना, बिकॉज उसका सिलेबस जो होता है वो प्रॉपर सीए से अलग रहेगा। अगर आपको सीएफए में ही इंटरेस्ट है, कैट और सीमैट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी मत सीएफए करना चाहिए। कुछ लोग दोनों करते हैं, सीएफए प्लस एमबीए, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट इट्स द बेस्ट कॉम्बो। ग्रुप पे डाल दो चलेगा। एमबीए ना भाई, मैं खुद मुझे खुद पूछा था कि तू क्या करने वाला है मास्टर्स के बाद, मतलब मास्टर्स के लिए। एमबीए इज़ ऑल्सो मास्टर्स, राइट, बट उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं खुद एमएससी इन फाइनेंस लिया क्योंकि मुझे स्पेशलाइजेशन में जाना था। सिर्फ एमबीए करके आपको ओवरऑल नॉलेज आ जाएगा मोस्टली अबाउट बिजनेस, उसको मैनेज कैसे करते हैं मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको एमबीए करना है तो अब मैं बोलूँगा कि एकदम टॉप जो कॉलेज होता है ना, एकदम टॉप आईआईएम्स हो गया या फिर जेबीएमएस हो गया, अगर ऐसे कॉलेज में मिल रहा है तो एमबीए करके भी फ़ायदा है। छोटे मोटे कॉलेज से फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जॉब करना है, एकदम मीडियोकर लाइफ जीना है तो कर सकते हो, नहीं तो मतलब नहीं है। या सिर्फ डिग्री लेके छोड़ देना है तब भी कर सकते हो। बट अगर स्पेशलाइजेशन जाना है, इसी में मास्टर ही करना है स्पेशलाइजेशन में, तो फाइनेंशियल मार्केट में, तो फिर मास्टर्स की तरफ जाओ जो कोरली इसी पे फोकस्ड हो, जहाँ पे आपको ब्लूमबर्ग सीखने मिले, कैपस्टोन सीखने मिले, ये सब चीज़ों को ज़्यादा मैटर है। इसमें पूछा था कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक पता है ना, सुना तो होगा ऑब्वियसली ट्रेडिंग में। तो कैंडलस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ चार्ट जो टेक्निकल एनालिसिस में हम सब सीखते हैं। तो उसमें बेसिकली एक प्राइस मूवमेंट दिखाता है कि मार्केट, मान लो एक कैंडल है तो वो एक प्राइस मूवमेंट को डिराइव करता है, वाला निकालना है, जहाँ पे कैंडलस्टिक का जो लो है वो कैंडलस्टिक डिराइव कहाँ से होगा मैं आपको बताता हूँ। एक जापनीज़ जापनीज़ नाम है वो कैंडलस्टिक जो यहाँ पे निकला है। उसमें कैसा होता है, आपको हाई लो, उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस आपको बस एक ही कैंडल में दिख जाएगा कि आज का, मान लो आज की डेली कैंडल है, देखो ये कैंडल जो है, इसका ये जो पॉइंट है इसको वीक बोलते हैं, और जो बॉडी है जो लाल कलर में बड़ा है वो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो लो प्राइस है वो ये है। तो आज का मान लो एक डेली कैंडल, तो इस डे का लो जो प्राइस है वो ये वाला प्राइस होगा, राइट, और उसका जो वीक का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है वो उसका हाई प्राइस होगा। और मान लो अब ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल कब बनेगी, जब प्राइस मान लो आज ओपनिंग हुआ और ओपनिंग से प्राइस नीचे आ गया तो मार्केट गिरा है, राइट, तो वो रेड में शो होगा। अगर मान लो ऊपर बढ़ा है या प्राइस बढ़ी है कंपेरेटिवली ओपनिंग प्राइस से, तो वो ग्रीन में दिखाएगा। तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगा और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगा। और मान लो ग्रीन कैंडल है इसका, तो इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। इस हिसाब से कैंडल का कलर डिराइव होता है। ये आप कलर हम जब कैंडल्स पे जाओगे तो सेटिंग में चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, बट मोस्टली रेड एंड ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन रहता है मोस्टली। इसमें मैटर करता है कि कैंडल के अलग अलग क्या बोलते हैं फॉर्मेशंस होते हैं, उस हिसाब से कैंडलस्टिक चार्ट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो हम ट्रेड करते हैं, अलग अलग सिखाते हैं, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल बॉटम, डबल टॉप। तो ये सब के बेसिस पे भी लोग एनालाइज करते हैं, बट वो कंपेरेटिवली इतना सक्सेसफुल नहीं है। अगर बाकी चीज़ों को देखें, प्राइस एक्शन देखें या कुछ और देखें, तो वे कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंडलस्टिक, जो छोटा कैंडल, बस ये हमने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा था और आप भी पढ़ोगे आगे थर्ड ईयर में। यस, टीवाई। करेंसी मार्केट, फोरेक्स मार्केट, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट फोरेक्स मार्केट और फोरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स के बारे में बताओ। देखो, फोरेक्स ट्रेडिंग बहुत वायरल हो रही है आजकल, बिकॉज लोगों की स्टोरीज सामने आ रही है कि $10 से 10 लाख बना दिए। सो इस तरह की स्टोरीज जब भी मार्केट में आती है ना, तभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज फोरेक्स ऐसा मार्केट है ना जिसमें इंडिया में तो एटलीस्ट इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, इतने सारे फ्रॉड ब्रोकर्स हैं जो बस उनका काम ये है कि आपसे पैसा ले लेने का। अभी रिसेंटली एक स्कैम सामने आया था, आई थिंक उसने 300 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे इंडिया के इन्वेस्टर से,
झूठे मूठे वादे किए, फॉरेक्स में डालो पैसे बढ़ जाएंगे, सब लेके दुबई चला गया। सो इस तरह के स्कैंडल्स बहुत नॉर्मल है फॉरेक्स मार्केट में। बट अगर आपको एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। इंडिया से भी कर सकते हो आप। एक्सनेस नाम की वेबसाइट है, ब्रोकर है, एक्सचेंज है एक्चुअली। वॉट? Forex is not banned. It is neither banned, it is not legal. It is somewhere in between like crypto. तो आप अगर forex ट्रेडिंग, देखो forex क्या बैंड है मैं बताता हूँ। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो और एक फॉरेन कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र करते हो, दिस ट्रांजैक्शन इज इलीगल। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट फॉरेन में पैसे भेज रहे हैं, इलीगल। अगर आप इंडिया से इंडिया में पैसे भेज रहे हो तो दैट इज डेफिनेटली लीगल। तो एक्सनेस ने क्या करा है, दे हैव कम आउट विद अ सोल्यूशन। उन्होंने इंडिया में एक कंपनी खोली है, एक्सचेंज, लेट अस से एक्सनेस इंडिया, और आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो वो एक्सनेस इंडिया के साथ हो रहा है। सो इफ दैट ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग लाइक दैट, देन इट इज़ टोटली लीगल। इट इज़ नॉट लाइक 100% लीगल, बट वो इलीगल भी नहीं है। इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा। जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, फिर RBI रेगुलेट करता है मार्केट को, बैंक्स को, उस तरह फॉरेक्स और क्रिप्टो में नहीं है। दीज आर वेरी हाईली रिस्की एसेट्स। यहाँ पे ट्रेडिंग करना आपको सोच समझ के करना है। इसमें लेवरेज का भी यूज़ होता है। अगर आपके पास $50 है, आप 5,000, 5 लाख अनलिमिटेड की ट्रेडिंग कर सकते हो, बट कोई मतलब नहीं बनता उसका। आपको इतना लेवरेज लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। बट किसी को फुल फ्लेज उसी में जाना है तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं। या फॉरेक्स ट्रेडर्स एज अ फुल टाइम करियर कर सकते हो आप, बट स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रेजुअली यू कैन ग्रो। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानना है ना, फॉरेक्स मार्केट का डेली जो टर्नओवर है वो $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। इससे बड़ा मार्केट नहीं है दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि पूरा ग्लोबली लोग एक्ट कर रहे होते हैं करेंसी पेयर्स के ऊपर। USD JPY, यूरो USD, इन सब के वैल्यूएशन, इसमें आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है। बहुत डिटेल घुस जाएंगे अपन, घुसना चाहिए तो, बट ओवरऑल यही है। फंडेड अकाउंट मत लो कभी, दैट इज़ नॉट सेफ। क्यों करना है फालतू में? कम पैसे डालो भले ही, बट छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। खुद का हो तो बेटर है ना। देखो, डेमो ट्रेडिंग के चक्कर में घुसना है ना किसी को, तो पहले एक बात समझ लो कि जब भी आप डेमो ट्रेडिंग करते हो, आपको आपके पैसे नहीं लग रहे, तो आप बिंदास कुछ भी अमाउंट डाल दोगे। ये नहीं करना है कभी भी, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे डेमो ट्रेडिंग मत करो क्योंकि इमोशंस खराब कर देता है वो। दैट इज़ ट्रू, आई एक्सेप्ट। बट आपको अगर मार्केट समझना है ना, डेमो ट्रेडिंग इज़ वेरी यूजफुल। बट आपको कैसे करना है कि उतने ही अमाउंट से करना है जितना आप एक्चुअल में डालने वाले हो। मान लो आपका $100 का अकाउंट है, रियल मनी। $100 का फेक मनी का अकाउंट स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि $10 मिलियन का क्रिएट कर दिया, फिर आप कुछ भी ट्रेड्स लेने लग जाओगे, कोई सीखे कोई नहीं कुछ, तो कोई मतलब नहीं बनता उससे। तो डेमो ट्रेडिंग का ये हाल है। छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो और एक्चुअल में देखो कि चार्ट क्या कह रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग लो। ऐसा ब्लाइंडली कुछ भी डालने को कोई फ़ायदा नहीं डाले। देखो, बुक मत पढ़ो ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस देखो यूट्यूब पे, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। टेक्निकल चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ। देखो, टेक्निकल एनालिसिस के जो बुक्स है ना, वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट है। 1950s 1980s जो लेटेस्ट है वो किसी को समझ में नहीं आते। कभी कभी टेक्सचुअल फॉर्मेट है। तो लाइव मार्केट देखो ना, ऐसे कैंडल्स में क्या हो रहा है, यूट्यूब पे देखो, वो लाइव समझाते हैं। इसके पीछे बहुत स्टोरी है, पता है आपको? एक कैंडल बहुत बड़ी स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला कितनी बड़ी स्टोरी रिप्रेजेंट करता है पता है? कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से बियर्स इतने हाई हो गए कि वो मार्केट नीचे चला गया। बट मार्केट में स्ट्रेंथ देखो कि वहाँ से कैसे उसने पुल बैक किया और ऊपर चला गया। तो इसके पीछे का रीज़न आपको ढूंढना है कि मार्केट गिरा क्यों और बाउंस बैक क्यों किया। वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप बाकी कुछ भी पढ़ लो, इतना मैटर नहीं करता। आपको उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग पता चलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ बाद में आती है और पहली मार्केट रिएक्ट कर देता है। आपने कभी देखा होगा कि कंपनी के जब रिजल्ट आते हैं ना, कितने भी अच्छे रिजल्ट हो, उस दिन मार्केट वो स्टॉक गिर जाता है। कभी हुआ ऐसा देखा है? कभी तो सुना होगा, या एटलीस्ट जो ट्रेड करते हैं उनको तो देखा ही होगा। क्यों होता है? क्योंकि अडानी का तो ठीक है, वो न्यूज़ बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंपैक्ट करता है। बट मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना हर 3 महीने में कंपनीज़ के, कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक इतना बढ़ जाता है कि जिस दिन रिजल्ट है उस दिन पैनिक टॉप बना के नीचे गिर जाता है। तो आप ऐसा बोलोगे कि रिजल्ट आज अच्छा है तो मैं आज ट्रेड करता हूँ, मैं बाय करता हूँ, नहीं। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते रहोगे तो नहीं चलेगा। बस आपको रिजल्ट देखने की, मार्केट बढ़ रहा है भाई, इतना स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा रीज़न होगा। तो वो रीज़न आपको फाइंड आउट करना है। और अब मान लो कि बहुत अच्छा बढ़ गया और अच्छा रिजल्ट आ गया, तो एटलीस्ट वेट करो उस दिन की क्या हो रहा है। उस दिन एटलीस्ट ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेटर है फिर। अब अदानी का जैसे एग्जांपल दिया कि
जैसे न्यूज़ आई थी उसके पहले ही वो कई बार गिर चुका था, या ऐसा हो सकता है कि उसके न्यूज़ आने के बाद ज़्यादा गिरा बट कंपेटिवली कम गिरेगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी थी। हम तो कैसे छोटे ट्रेडर्स हैं, बट हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे एक्चुअल में ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट में, राइट, तो उनके पास पहले ही नॉलेज पहुंच जाता है, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली वो इलीगल है, राइट। बट कहीं ना कहीं तो होती है ना। अब करप्शन इलीगल है, करना नहीं चाहिए, बट होता है वैसे। तो एक्चुअली में करप्शन की एक तो पैरेलल इकोनॉमी चलती है अपने साथ, वो इकोनॉमी स्टेबल करती है मार्केट को मोस्टली। सो गाइस दिस इज द यूट्यूब चैनल, देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो इसमें स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग सब वीडियोस डाल के रखे, सेमिनार से बड़े बड़े, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन लिंक्डइन, हमारे हैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। Yes, class. I know. Feeling very sleepy. थोड़ा बोर हो गया मतलब थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, 3 साल सीखा है, मतलब कुछ तो इम्प्लीमेंट किया है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट आई ऑल्सो कीप लर्निंग फ्रॉम देम। इट इज नॉट लाइक दैट कि वी आर द एक्सपर्ट्स, एवरी नाउ एंड देन यू शुड लर्न फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके, सो प्लीज थैंक यू both of you for coming. Thank you, for ma'am. taking such a valuable Thank you, time ma'am. and come from such a far place right now for taking this particular lectures. They don't stay here right now. Basically, they are not in Conway. They have their own job. They are doing MSc Finance also. They have got job also. But they are keep learning about these aspects. So you also need to get and create interest. I know majority of the students from the class are from science background. Right. So people are unaware about the things also and they are having many doubts in this. Okay, why we have taken. अभी कुछ लोगों का एडमिशन तो ऐसे हो गया कि मैम BMS में नहीं मिल रहा था। हाँ, है वैसे लोग आके बोल रहे थे कि मैम मुझे उसमें पढ़ाई करना था, but अभी मैं इसमें आ गया हूँ, तो I will continue. But it's fine. Take a new opportunity. Try to see that new way is come out and you are trying to learn something new. Okay. So once again, thank you both of you for coming. Thank you.